वो नहीं बता, तूने न्यूज में क्या पढ़ा वो बता। ये तूने एडिटोरियल पढ़ा हिंदू में? किसने लिखा था? गौतम भाटिया, है ना? बहुत अच्छा बंदा है वो, बड़ा रैशनल पॉइंट्स रखता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सबको पता है? मैं पूछूं, सबको पता है? पता है एंटी डिफेक्शन? पता है क्या है ये? हाँ बोल। पेट दर्द हो रहा है? अच्छा रिपीट कर दूं? मैं क्या रिपीट करूं, लिखा है ना। अरे यार रुक जा, वेट कर, मैंने ही बताना है, और कौन बताए? टेल मी, व्हाट डू यू नो, व्हाट इज दिस? पार्टी चेंज कर लेते हैं? आर यू श्योर? आर यू श्योर? ओके, ये कब आया था ये लॉ? वो कोई केस नहीं था, कोई केस नहीं था वो। कब आया था ये? आइडिया है इसके बारे में कुछ? 1986। किस गवर्नमेंट ने लाया था? बीजेपी? जनता जनता दल पार्टी, वेरी गुड। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? अब अगर इस पे तुमने डाउट कर दिया ना तो मैं कसम से, धोखे से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, मतलब ओ भाई साहब अकल के दुश्मनों, ये 1984 में इसकी डेथ हो चुकी थी। किसकी? मैंने बताया था ना उस दिन। ओके, होता क्या है कि अब डिस्प्यूट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्यूट, मतलब व्हाट इज द लाइक बोथ आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट ये है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, एज वी ऑल नो। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? इंडायरेक्ट, एग्जैक्टली। व्हाट इज द वर्ड? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये कौन होता है रिप्रेजेंटेटिव? कौन होता है? तुम जिनको, हाँ तो उनका कुछ नाम डेजिग्नेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एमपीज और एमएलएज। क्लियर? ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब अगर हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, अगर हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है कि हमें अपने एमपी और एमएलए चुनने का अधिकार हमें है, जो कि हमारी बात रखेंगे कहां पे? हाउस में, जहां पे बातचीत हो रही है, जहां पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो देन देयर शुड बी अ क्रिटिसिज्म इन इंट्रा पार्टी अफेयर्स। इट मींस कि उस रिप्रेजेंटेटिव को किस पे ध्यान देना है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। क्लियर? अगर हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो उसको कहां, किस पे ध्यान देना है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान देने का मतलब कि अगर उसकी पार्टी, मान लो कि इस एमपी की पार्टी कौन है, मान लो, फर्ज कर लो कि उसकी पार्टी ये है, और उसकी पार्टी क्या लेकर आई? फॉर्म लॉज। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट, उसकी पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, वो लेकर आई फॉर्म लॉज। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको वो पसंद नहीं, और वो उसको बोल रहे हैं कि अगर तूने फिर से वोट लेना है तो इसका विरोध कर। क्लियर? ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं होता? वो किसको सपोर्ट करता है? वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। इट मीन्स कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है? उसमें सुप्रीम कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। फंस गए, है ना? यही डिस्प्यूट हुआ ना। अगर मोटी मोटी बात, मैं इसकी टेक्निकलिटी में क्यों जाऊंगा भाई, ये क्या है? तुम्हें ये समझ आना चाहिए। समझ आ रहा है? ओए तुझे समझ आ रहा है? हाँ तो बोल ना, क्या समझ नहीं आ रहा बता मेरे को। हाँ अच्छा ठीक है, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी तू समझ जाएगा। बीजेपी अभी पावर में है इन द सेंस कि एनडीए इन पावर, ठीक है, एनडीए इन पावर, जिसमें बीजेपी के साथ साथ उसके और भी एलाइज हैं, लाइक शिवसेना, लाइक अकाली दल, लाइक बीजेडी, ये सब। क्लियर? अब जब फॉर्म लॉज आए तो बीजेपी की कैबिनेट एक मिनिस्टर थी, जिसका नाम क्या था? इसने रिजाइन कर दिया अपनी मिनिस्टर की पोजीशन से। रिजाइन किया क्योंकि वो किसका पार्ट थी? एनडीए गवर्नमेंट का पार्ट थी। और वो क्या लेकर आई? लेकिन वो जहां से वो रिप्रेजेंट करती थी, पंजाब से, उस रीजन में इस फॉर्म लॉज का विरोध हो रहा था और उसको अगली बार भी वोट लेने जाना है, ठीक है? तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस फॉर्म लॉ से इंपैक्ट हो रहे थे और उसने क्या किया? इसका विरोध करने के चक्कर में उसने वहां से रिजाइन कर दिया कि मैं नहीं, क्योंकि उसको वहां पे वोट करना पड़ना था। कहां पे? पार्लियामेंट में, लोकसभा में। किसके फेवर में? इस कानून के फेवर में। उसने वो नहीं किया। समझ आया? अब मुद्दा क्या है? ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कौन सुप्रीम है? डिस्प्यूट है ये। आप ये नहीं कह सकते कि ये सुप्रीम है, यू कांट से दैट। मैं तो बस ये समझा रहा हूं कि कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, डिबेट है किस चीज पे। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा इशू क्या है कि ये सब पैची इश्यूज किसके? एक तो डिस्क्वालिफिकेशन और दूसरा टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ठीक है। ये इश्यूज किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट को क्या मैंडेट है? सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे? और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लॉ ऑफ लैंड। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे जमावड़े में क्या देखना है कि उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, किसने? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, जो इस पूरे स्ट्रक्चर में, हमारी पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? क्या इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है? अगर तो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देता है, और अगर है तो उसको कुछ नहीं करता है, अपहोल्ड कर देता है उस डिसीजन को। समझ आया पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ओए अब ठीक है तेरे को? पक्का? ठीक है। अब इसमें होता क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में? इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने फॉर्म लॉज का केस ही लिया, इसमें अभी थोड़ा इसको इरेज कर दूं। फॉर्म लॉज, ठीक है, ये कहां पे डिस्कस होंगे? पार्लियामेंट में। उसमें क्या होता है? एक तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, गुड। अब फॉर्म लॉज को लेकर कौन आया? ठीक है।
इसने ये कहाँ लेकर आया, ये सबसे पहले लेकर आया लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा में बहुत सारे एमपीज हैं, कांग्रेस के भी हैं, समाज दल के भी हैं, बहुत सारे एमपीज हैं। उसमें क्या होता है, हर एक पार्टी के पास एक पोस्ट इलेक्ट की होती है। वो पोस्ट किसकी होती है, विप की होती है, हमने पढ़ा है। वो क्या करता है, वो लोकसभा में एक चीफ विप होगा बीजेपी का, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इन सबको ऑर्डर देगा, किनको, कि देखो हमारी सरकार ये लेकर आ रही है और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि आप सबको इसको सपोर्ट करना है। किसमें, लोकसभा में, ठीक है, आपको इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो एमपी इसकी बात नहीं मानेगा, जो एमपी इसकी बात नहीं मानेगा, तो वो किसके खिलाफ गया, पार्टी के खिलाफ गया, ठीक है। इट मीन्स कि वो अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करता तो उसको उस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। क्लियर, उसको उस पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। अगर उसको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है तो वो उस पार्टी से चुनकर कहां आया है, लोकसभा में, तो उसको उस लोकसभा में ही रहने का अधिकार नहीं है। उसको इस हाउस से क्या कर दिया जाए, डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। मतलब अब वो एमपी नहीं है, ये है मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। और अगर कहीं से वैकेंसी क्रिएट होती है उस पर फिर से इलेक्शंस होते हैं, जो भी होता है वो बात की बात है, ठीक है। ये आया था 1985 में, जब बहुत सारी फ्लोर क्रॉसिंग्स हो रही थी। इसमें दो तरह के फिर इशू है। एक तो ये इशू है कि अगर वो कानून या पॉलिसी उसके लोगों के लिए अच्छी नहीं है तो वो उसको एंटी जा सकता है उसके। क्यों ऐसा, क्यों कि हमें पॉलिटिकल पार्टी पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ही हमने क्या लाया, शेड्यूल 10 में क्या लाया, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्लियर है, ठीक है। अभी इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो महाराष्ट्र वाला, एकनाथ शिंदे एंड ठाकरे फैक्शंस वाला, वो भी क्लियर होगा। उसके बाद आपको इस पे पिक्चर आई, क्योंकि ये मैटर भी सब जुडाइस है। उसमें हुआ क्या था, उसमें वो भी समझने वाली चीज है। महाविकास अघाड़ी जो गवर्नमेंट थी, जिसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर सरकार चला रही थी, उसमें से उस पूरी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में 55 एमएलए किसके थे, शिवसेना के, ठीक है। उसमें से 44 ने रिबेलियन कर दिया कि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, हमें ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अब जब इन्होंने रिबेल कर दिया, इनका क्या होगा, जो इस गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र असेंबली में अपना क्या स्पीकर इलेक्ट कर रखा था, उस टाइम खैर स्पीकर तो था नहीं, तो इसका रोल किसने निभाया था, डेप्यूटी स्पीकर ने। इस गवर्नमेंट ने इसको बोला कि आप इनको क्या कर दो, इन एमएलए को क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो फ्रॉम द हाउस। मतलब ये कि अब वो एमएलए नहीं रहेंगे, ठीक है। इसने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये एमएलए कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों गए, इन्होंने बोला कि ये तो हमें डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसके खिलाफ क्या लाया है, अरे वो क्या था, यस, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके खिलाफ हमने लाया था, ठीक है। और अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकता है, ठीक है। ये इशू है,
हाँ वो भी है, पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो गया वो अलग केस है। हमें हाँ बिल्कुल सही है, पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 4 का इशू है। ठीक है, वो डन है। आज द हिंदू में डिबेट आई है पीडीटी आचार्य की, ही वाज द अर्स्टवाइल सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। उनका कहीं भी आर्टिकल मिले तो पढ़ लीजिएगा, काम की बात करता है। एनीथिंग एल्स इन द न्यूज? बस एक ही न्यूज थी। और बोल यार, तू पढ़ा कुछ न्यूज में? हटा उसको। सर एक ग्लोबल रामबन वाले एरिया में जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे आप 3 एसी एम्बुलेंस रखी है एनएचएआई ने, ताकि हम डिजास्टर को मिटिगेट कर सकें। इसको मेंस में लिख देना, ये पॉइंट है। एनीथिंग एल्स? नो? ओके। चाइना ने अभी सोलर कंपोनेंट्स पे बैन लगा दिया है। किस पे लगाया है तुम्हें पता है? बोलो। नहीं कुछ भी बताओ, मतलब मैं कंटेक्स्ट समझना चाहता हूँ। अरे बोलो। एक तो यार शर्माते हो, क्या करूँ? सोलर वेफर्स पे बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट बैन। ठीक है, अब वो इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, व्हाई इज दैट? सबसे पहले समझेंगे कि सोलर वेफर क्या होते हैं। तुझे पता है सोलर वेफर? वेफर खाया कभी आपने? वेफर तो खाया ही होगा। उसका डिजाइन कैसा होता है? ऐसे रहता है और फिर बीच में ऐसे, ऐसा ही होता है ना। ये जो बॉक्सेस है ना, इनको क्या बोलते हैं? वेफर। क्लियर? और चाइना ने इस पे बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि चाइना के पास ही एकमात्र टेक्नोलॉजी है जिसमें वो थिन लेयर गुड क्वालिटी वेफर बना सकते हैं सिलिकॉन से। ठीक है, ठीक है। और चाइना ने अब इस पे बैन लगा दिया वेफर पे। इस वेफर से हम क्या बनाते थे? अपना सोलर पैनल्स। वो देखे ना अपने छत पे लगे रहते हैं, तो उसके बीच में ब्लैक ब्लैक बीच में बॉक्स बॉक्स का स्ट्रक्चर होगा, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वेफर। अब वो चाइना ने इतना पतला और इतना अच्छा बना दिया है कि उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उसको कहीं भी उठा के ले जा सकता है। और उसी को इंपोर्ट करके इंडिया पूरे के पूरे क्या बना रहा है? पहले हम क्या इंपोर्ट करते थे पूरे के पूरे बाहर से? सोलर पैनल्स ही इंपोर्ट करता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? वेफर्स। ठीक है, इसको उसके ऊपर चिपकाया और हमारा पैनल तैयार। लेकिन अब चाइना ने बैन लगा दिया। ठीक है, अब चाइना ने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। इसमें हमारे लिए पॉलीसिलिकॉन हमें मिलता है सैंड से। जब हम सैंड में एक गैस मजलिंग प्रोसेस के थ्रू सैंड को हम पहले क्या करते हैं? हीट करते हैं। उसके बाद उसमें से क्या निकाल देते हैं हम? सैंड में से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको हम फिल्टर करके उसके क्या बनाते हैं? इंगट्स या वेफर्स। ठीक है, इंडिया में नहीं बनते सर ये? मजाक चल रहा है क्या? हमने वो किया ना, कस्टम ड्यूटी लगाई ना चाइना की। ये वही है। यार सैंड कहाँ से लाओगे? और उसके बाद उसको वॉश किससे करोगे? पानी तो है नहीं तुम्हारे पास, सारा सारा दारोमदार पानी पे टिका है, कहाँ से करोगे? सर यही रीजन है ना पानी वाला कि चाइना। वो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप वाला जो तुम बोल रहे हो, गालवन वाला।
अभी चाइना जो एक्सपोर्ट अपना बंद कर रहा है कि उसको पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उनके पास पानी की स्कार्सिटी। नहीं, इसकी कॉस्ट नीचे चली गई है। पहले लोग पैनल्स ऑर्डर करते थे चाइना से, अब सीधे वेफर ऑर्डर कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में अभी सोलर एनर्जी ही है जो सबसे इफेक्टिव है। किसको? फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए। और इंडिया ने क्या टारगेट रखा है? 450 गीगावाट। कहाँ से पूरा होगा? ठीक है, तो अभी सोलर पैनल्स का जो है रेट बढ़ गया है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल का रेट ही बढ़ गया है। ये जो टर्म्स मैं यहाँ लिखता हूँ इनको घर जाके थोड़ा सर्च कर लिया करो, थोड़ी सी तुम्हें होश आ जाएगी। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बोलोगे अरे यार ये कहाँ से आ गया ये। एनीथिंग एल्स? ओके, राइट डाउन। जो हमने कल डिफेंस वाला छोड़ा था ना, उसी के आगे लिखो। CDS ऊपर हेडिंग डालना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विल द थिएटर कमांडर्स will the theater commanders report to the CDS in wartime? In wartime, or to the defense council in the wartime, or to the defense council under defense minister? ये एक सबसे बड़ा इशू है CDS की पोस्ट के सामने, कि जब कभी लड़ाई होगी तो क्या रिपोर्ट्स किसके पास जाएंगी? CDS के पास जाएंगी या फिर डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएंगी? ठीक है, इस पे क्या बोलते हैं, लिखो, गिविंग द CDS कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, गिविंग द CDS कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस would require setting up a 3-star general सॉरी 3-स्टार जनरल नहीं, काटो उसको, 3-स्टार जनरल को काटो। सेटिंग अप a tri-service operations room with 3-star general
with 3-star general from each service controlling their respective operations. Their respective operations. Next point, after 3 years, all that is visible is the hazy outlines hazy outlines of the first two integrated commands इसमें पहली है फर्स्ट टू इंटीग्रेटेड कमांड्स, पहली कमांड है नेशनल एयर डिफेंस कमांड, दूसरी है मैरीटाइम थिएटर कमांड। But there is little progress on the other integrated commands, इनमें पहली है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ब्रैकेट में फॉर इंडियाज न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फॉर इंडियाज न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट है स्पेशल फोर्सेस कमांड, in charge of clandestine operations, clandestine operations। नेक्स्ट है वेस्टर्न थिएटर कमांड, सर ये कौन से ऑपरेशन होते हैं? जैसे ताज होटल के टाइम पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसके लिए हमने किनका यूज किया था, एनएसजी कमांडोज का। वेस्टर्न थिएटर कमांड इंडो पाक बॉर्डर फ्रॉम गुजरात टू सियाचिन, नेक्स्ट है नॉर्दर्न थिएटर कमांड, फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश, किबिथु KIBITHU किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ दो ही कमांड जो है उनको कंट्रोल में लाया है, एक पहली है मैरीटाइम कमांड, दूसरी है नेशनल एयरफोर्स कमांड। ठीक है, CDS का मतलब यही होता है कि इसके अंडर सारी की सारी डिफेंस का कंट्रोल हो। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन तो मिनिस्ट्री देखेगी, बट अभी तक बाकी कमांड्स पे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अगर CDS के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको जो पता है वो तो पता ही है, आपको ये भी इसमें इंक्लूड करना है। एक और चीज़ जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है कि CDS
एक और पोस्ट संभालता है। सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, सेक्रेटरी एक ब्यूरोक्रेट लेवल की पोस्ट है, मतलब सिविल पोस्ट है। इसको इसलिए बिठाया है इस जगह पे कि कल को कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो वो एफिशिएंटली ले सके। वहाँ भी खुद बैठा है, यहाँ से भी खुद बैठा है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे लिखा है सेटिंग अप है ट्राई सर्विस ऑपरेशन ग्रुप, तो मतलब इसका कभी यूएस प्रेसिडेंट को देखा है ये डिक्लेयर करते हुए कि हमने उस टेररिस्ट को मार दिया, उसको मार दिया? वो एक रूम में बैठे होते हैं, कभी देखा है? ट्रंप ने जब उसको बगदादी को मारा था तो उस टाइम पे उसका फोटो आया था, या जब बराक ओबामा ने इसको बिन लादेन को मारा था तो उसका एक फोटो आया था। रूम में बैठे हुए हैं सारे के सारे वो। वहाँ पे क्या होता है कि हर एयरफोर्स का भी एक 3 स्टार जनरल बैठा होगा, नेवी का भी बैठा होगा और आर्मी का भी बैठा होगा। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है कि 3 स्टार जनरल का एक ट्राई सर्विस रूम होना चाहिए। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विस उसमें बैठी होनी चाहिए, जिसको ऑपरेशनल रूम बोला जाता है, जहां से वो ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो स्पेस सेक्टर इन 2023। या आप अपने साइंस एंड टेक वाले में ही इंक्लूड कर लो बेशक। स्पेस सेक्टर इन 2023। मिशंस 2023 में कौन से मिशंस लॉन्च करने की स्कीम है हमारी? पहला आदित्य L1, आदित्य L1। नेक्स्ट गगनयान 3, गगनयान 3। नेक्स्ट फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अरे यार क्या हो गया मेरे को आज? अरे वो चंद्रयान है यार, चंद्रयान 3 है वो। और फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान। स्पेस फ्लाइट गगनयान। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर हेडिंग लगाओ। ट्वेंटी ट्वेंटी टू was the beginning of private sector coming into the space, was beginning of the private sector coming into the space. 2022 was the first year of in space. 2022 was the first year of in space. बोर्ड पे देख लेना। 2022 saw funding at $110 million. $110 million. मिलियन, अरे नेक्स्ट लिखो गवर्नमेंट स्टेप्स टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर। Government steps to boost private sector. Government is pushing to increase the
Government is pushing to increase the production of indigenously designed satellite components. Indigenously designed satellite components. नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट कंपोनेंट भी बनाएंगे, लॉन्च व्हीकल्स। नेक्स्ट जियोस्पेशियल नेविगेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, next to set up dedicated industrial areas of which in space, यही वाला in space, ठीक है, in space is in talks with multiple states to gauge their interest, GAUGE, to gauge their interest in setting up dedicated manufacturing clusters. ठीक है, गवर्नमेंट इनको अलाउ कर रही है क्या क्या बनाने को, लॉन्च व्हीकल्स और जियो स्पेशल नेविगेशन सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स और सैटेलाइट कंपोनेंट्स, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। कौन? इन स्पेस वाले, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये किन के साथ? स्टेट्स के साथ बात कर रहे हैं कि आप हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में कि अब प्राइवेट सेक्टर स्पेस में घुस के जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो प्राइवेट सेक्टर बूम। नवंबर 18, 2022 India successfully launched its first privately developed rocket, विक्रम एस, अंडरलाइन कर लेना इसको, प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस बाय स्काई रूट एरोस्पेस। किस कंपनी ने बनाया इसको? स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट लिखो इंडियाज फर्स्ट एवर लॉन्च पैड डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय, इंडियाज फर्स्ट एवर लॉन्च पैड डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय अग्निकुल कॉस्मोस, AGNIKUL, अग्निकुल कॉस्मोस, अंडरलाइन कर लेना, ब्रैकेट में लिखना अ प्राइवेट प्लेयर एट SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, अ प्राइवेट प्लेयर एट SDSC श्रीहरिकोटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द कंपनी इज टारगेटिंग इट्स फर्स्ट
the company is targeting its first suborbital रॉकेट लॉन्च बाय February 2023, मतलब इसी महीने। कुछ आई न्यूज़ इसके बारे में? पता नहीं, नोट करना। एंड एन ऑर्बिटल लॉन्च बाय नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट लिखो जून 2022। जून 2022, ध्रुवा स्पेस एंड दिगांत्रा DIGANTARA, Digantra became the first two space startups approved by InSpace to launch their payloads in space. This was, next point, this was followed by the launch of Thibault 1 and Thibault 2. Thibault 1 and Thibault 2, THY, ब्रैकेट में लिखना नैनो सैटेलाइट्स। ठीक है, नैनो सैटेलाइट्स लिखा। फ्रॉम ध्रुवा स्पेस ऑन बोर्ड इसरोज PSLV C-54 in November, C-54। नवंबर। In 2023, Dhruva is planning to launch heavy satellites next point, Pixel, PIXXEL, Pixel EL, Pixel, ये भी कंपनी है, ठीक है। Pixel launched a hyperspectral satellite called Anand last year। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑल्सो केम अप विद national geospatial policy which shows outlook for 2025 to 2030,
ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, इसरो। इसरो के प्रोजेक्ट क्या है 2023 में? तो हो गया प्राइवेट सेक्टर की बात, ठीक है। अब इसरो की बात करेंगे। इंडिया माइट लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन, इंडिया माइट लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन to study the sun, to study the sun, Aditya L1। L1। ISRO will be second after NASA. ISRO will be second after NASA to mark its presence at Lagrange point, LAGRANGE, Lagrange point, L1 ब्रैकेट में L1। बताता हूँ यार, सब्र कर, सुन तो ले पहले। About 1.5 million kilometer from Earth, about 1.5 million kilometer from Earth, Aditya will study the three outermost layers of the sun, the three outermost layers of the sun, first corona, next photosphere, and chromosphere, It also study, it will also study sun's magnetic field variations, sun's magnetic field variations। हो गया? चलो ठीक है, बस करो इतना ही। ये था करंट के हिसाब से, ठीक है। अभी बात करेंगे लैग्रांज पॉइंट्स की।
डन, डन ना? नो सर, हो गया? ऑल ऑफ यू डन? गुड। नाउ सी, हमने कल ही डिस्कस किया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, बट उस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग अवर स्टार्स, अवर प्लैनेट्स या अदर बॉडीज, वो सब के सब क्या करते हैं? एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है? अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके बाद अर्थ के तरफ वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है। सन अर्थ से बहुत बड़ा है, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। हमें जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना होता है किसी चीज को स्टडी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है? ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ या फिर सन का, अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट इधर चला जाएगा तो सन उसको खींच लेगा, ठीक है? अगर इधर आ जाएगा तो अर्थ या और कोई बॉडी उसको खींच लेगी, तो वो जो जिस काम के लिए हमने उसको भेजा है वो काम वो पूरे से अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो, मतलब सन के ग्रेविटेशनल पुल जहां पे वीक हो और जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी वीक हो। कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे उस बॉडी को हम रखें और वो अपना काम आराम से करती रहे विदाउट वेस्टिंग एनी फ्यूल। समझ आया? ये वो पॉइंट्स होते हैं लैग्रांज पॉइंट्स, जहां पे दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल नेग्लिजिबल होता है। समझ आ गया? ठीक है, नहीं आया? ओके, कल नहीं आया था ना? हाँ, तभी नहीं आया। देखो, अर्थ का भी कोई ग्रेविटी है, ठीक है? वैसे ही किसकी ग्रेविटी है? सन की भी। ये भी जब यहां पे कोई चीज जाएगी तो सन उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, ठीक है? हमें कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना, अभी हमने किसकी बात की बात? वो आदित्य नाम है उस क्राफ्ट का, L1 पॉइंट है जहां पे हम उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक? और स्टडी किसकी करनी है? उसको सन की करनी है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम इसको आदित्य L1 को डिप्लॉय करेंगे, जहां पे ना अर्थ का ग्रेविटेशन पुल उसको खींच सके अपनी तरफ, ना ही सन का खींच सके। वो न्यूट्रल पोजीशन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। इसको हम L1 पे क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं? क्योंकि अब अर्थ और सन के बीच में कोई दूसरी बॉडी नहीं है। इसको डायरेक्ट किसका देखने को मिलेगा? डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा? सन देखने को मिलेगा, ठीक है? L1, L2 and L3, these are the unstable points। ये बहुत ही अनस्टेबल पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सन की डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ठीक है? सबसे स्टेबल पॉइंट्स कौन से हैं? L4 एंड L5, क्योंकि यहां दूर दूर तक कोई और बॉडी दिख रही है आपको? कोई नहीं। ये सबसे स्टेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है? दूसरी चीज एक और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 को हमने यहाँ पे क्यों रखा? हम कहीं और भी रख सकते थे अगर ये स्टेबल पॉइंट है, लेकिन हमें सन की स्टडी करनी है और ये सन के बिल्कुल करीब है और अर्थ से भी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? अगर हमें कोई टेलीस्कोप भेजना हो या कोई और स्पेसक्राफ्ट जो क्या करे? डीप स्पेस की स्टडी करे। डीप स्पेस क्या होता है? जो हमें नाउन है उसके अलावा हमें क्या नाउन है? हमारा बाकी तो नहीं है ना। क्लियर? तो उनके लिए इन सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको? L3 कहाँ है? ओए वहां पे तू, अरे अर्थ से इतनी दूर कैसे जाओगे तुम? है क्या करते हो यार? सबसे स्टेबल पॉइंट है L2। क्यों? क्योंकि ये अर्थ को, मून को और सन को पीछे छोड़ रहा है और जो इसमें सोलर पैनल लगे हैं वो डायरेक्ट सन की एनर्जी गेन कर सकते हैं और इसको इस तरफ मूव करना है, ठीक है? आगे का देखना है, इस तरफ का। That's why L2 is the favorable point to study in the deep space explorations by the telescopes। ठीक है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखना कहाँ पे, किस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है?
लैग्रांज पॉइंट समझ आ गए? लिख लीजिए लैग्रांज पॉइंट्स के लिए। ए लैग्रांज पॉइंट इज अ लोकेशन in space where the combined gravitational forces of two bodies such as Earth and the Sun or Earth and the Moon, Sun and the Earth, क्या है? Sun or Earth and Moon equals the centrifugal force felt by a much smaller third body. Equals the centrifugal force felt by a much smaller third body. These points can be used by spacecraft to reduce fuel consumption and remain in same position. There are 5 Lagrange points. Of which L1, L2, L3 are unstable. L1, L2, L3 are unstable and L4 and L5 are stable. The most used points are L1 and L2. ठीक है। L2 is ideal for astronomy because a spacecraft is close enough to radially communicate with Earth and can keep Sun, Earth and Moon behind the spacecraft for solar power. Spacecraft for solar power. ठीक है। ऐसे ही हर एक प्लैनेट के सन के साथ लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका ऑर्बिटल अराउंड सबका अलग अलग है, सबकी रेवोल्यूशन स्पीड अलग अलग है, तो ठीक है हर एक पॉइंट। अब इसी में एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो क्या है, जुपिटर ये ऐसे ऐसे घूमी घूमी कर रहा है किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द। क्लियर। और हमने कल देखा एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में।
लेकिन इस जुपिटर के आगे भी और पीछे भी, मतलब ये लैग्रांज पॉइंट्स हैं जुपिटर और सन के, उन लैग्रांज पॉइंट्स पे कुछ रॉकी बॉडीज मूव कर रही हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। देखो ध्यान से सुनो, जुपिटर प्लेनेट मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, ठीक है, उसी के ऑर्बिट में ऑन लैग्रांज पॉइंट्स, मैंने अभी बताया ना, अगर ये लैग्रांज पॉइंट्स पे नहीं होते तो अभी तक ये जुपिटर के साथ क्लैश कर चुके होते हैं। लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो बॉडी जहां पे होती है वो उसी पोजीशन पे रहती है, क्लियर। इसीलिए इन एस्ट्रॉइड्स को क्या बोला जाता है, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ये उसके आगे भी हैं पीछे भी हैं, लेकिन उसको इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रोजन क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आपको पता नहीं लगने देता है कि मैं आ गया हूं, धीरे 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 वो आपके कंप्यूटर को खाता रहता है। 6 महीने 1 साल के बाद जाके आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें ट्रोजन वायरस था। सेम ये भी उसके आगे और पीछे घूमते रहते हैं, किसके, जुपिटर के। कौन है ये, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, ये अभी अभी पता चले हैं हमें पिछले साल ही। इनको बोला जाता है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स, इसको इरेज कर दूं मैं, कर दूं, ये हमारा क्या है, यूनिवर्स। हमने कल देखा बिग बैंग से ऐसे करके पूरी की पूरी शीट। हमने कल डिस्कस किया कि इसमें फॉर्मेशन एंड डेथ ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है हमें, क्लियर, ये हमने कल देखा। और फॉर्मेशन कैसे होती है और डेथ कैसे होती है, ब्लास्ट से, ठीक है, और फॉर्मेशन भी कैसे होती है, ब्लास्ट से। दोनों चीजें सेम हैं, यहां पे डेथ होती है वहीं पे इसकी बर्थ भी स्टार्ट हो जाती है। ब्लास्ट होने के बाद अगर आपने कहीं आसपास ब्लास्ट देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक तो एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं, ठीक है, जो एक साउंड वेव की तरह मूव करती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेव्स, क्लियर। ये सब ब्लास्ट होने की वजह से या तो वो डेथ या बर्थ या फिर ब्लैक होल, दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशंस या फिर वेव्स, ठीक है। जो इस पूरे यूनिवर्स में वेव्स क्रिएट हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वेव्स हैं, ठीक है, अगर ये वेव्स हैं तो हमारा अर्थ मूव करना चाहिए, हमारे अर्थ को भी तो हिलना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो इसी यूनिवर्स का पार्ट है। और अगर ये वेव्स इतनी स्ट्रांग हैं कि इतने बड़े बड़े धमाकों से क्रिएट हो रही हैं तो प्लैनेट्स को भी हिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, व्हाई, क्योंकि ये वेव्स क्या है, वेरी वीक इन इंटरेक्शन विद मैटर। ये लोग मैटर से इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते। मे बी ऐसा भी हो सकता है, कल हमने देखा कि डार्क मैटर कितना है, 27%, डार्क एनर्जी कितनी है, 68%। मे बी ये उनके साथ टकरा के
इतना इम्पैक्ट ना करती हो हमारी बॉडीज पे, लेकिन अभी हमें इतना नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, पहली चीज। दूसरी ये कि ये वीक इन इंटरेक्शन विद मैटर है, दैट्स वाई हमें अर्थ पे किसी तरह का कोई भी मोमेंट हमें फील नहीं होता। और एक और पॉइंट कि ये कितनी स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, समझ आया? हमें ये कैसे पता चला? हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या था? लीगो। अभी बताऊंगा इसके बारे में। लीगो प्रोजेक्ट लगाया। इसमें क्या किया हमने कि यहां पे एक ऐसे ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है आपस में, और इनमें हमने क्या लगा दिया है? मिरर। ठीक, मिरर लगा दिए यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, और इनके बीच में क्या ट्रैवल कर रही है? ये लेजर लाइट। ठीक, ये कॉन्टिन्यूसली एक जगह पे खड़ी है लेजर लाइट। अभी मैंने बताया कि ये वेव्स कहां पे होती हैं? यूनिवर्स में होती हैं। ये हमें दिखती नहीं है, बट इनका इंपैक्ट मैटर से इतना वीक होता है कि हमें ये फील नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये वेव्स जब ट्रैवल करी अर्थ की तरफ, ऑल्दो इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन था अच्छा नहीं था, बट इन्होंने इस मिरर को हल्का सा टिल्ट किया, जिसकी वजह से ये लेजर जब ये यहां से यहां गई, तब हमें पता चल गया कि यूनिवर्स में क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स है। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इंडिया में भी है, महाराष्ट्र में, लीगो इंडिया जिसको बोलते हैं। अभी आप लिखेंगे इसके बारे में, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। समझ आ गया? कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं सोचने का है। ये इट्स जस्ट लाइक कि अगर बड़ी सी चादर है, उसके बीच में अगर आपने कोई बॉल फेंक दी, वो चादर थोड़ी देर के लिए हिलेगी। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। तो हमारा यूनिवर्स भी क्या है? एक बड़ी सी शीट है, जिसके बीच में अगर कोई भी बॉल फेंकेंगे या कुछ भी फेंकेंगे ऑब्जेक्ट, वो शीट थोड़ी देर के लिए हिलेगी। दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, लिखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम। Gravitational waves are ripples in space-time caused by some of the most violent and energetic processes in the universe. Some of the most violent and in the universe. शाबाश, बहुत अच्छे। Next, the strongest gravitational waves are produced by cataclysmic events. Cataclysmic events होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, इम्पैक्ट ज्यादा होता है जिनका। Events such as colliding black holes, कल हमने डिस्कस किया ना ब्लैक होल्स। ठीक है, कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, कॉमा न्यूट्रॉन स्टार्स, एटसेट्रा। These waves were first predicted by Albert Einstein in 1916. Albert Einstein in 1916, 1916. Albert Einstein in 1916 in his general theory of relativity. 16 theory of relativity. नेक्स्ट लिखो लीगो। लीगो ब्रैकेट में लिखो लेजर
इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी। अब इसमें लिखो, ये हेडिंग हो गया, नीचे लिखो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड बाय दिस ऑब्जर्वेटरी ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ईच LIGO ऑब्जर्वेटरी कंसिस्ट ऑफ, each LIGO observatory consists of two arms of L shape, two arms मतलब बाजू of L shape, each of which are 2 miles long। 2 माइल कितना हो गया? 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8। each of which are 2 miles long, a passing of gravitational waves, causes the length of arms to change slightly। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बॉक्स में लिखोगे। रिसेंटली LIGO has not just able to detect, but also able to produce these waves। समझ गए? इसने डिटेक्ट ही नहीं की, इसने पैदा भी कर ली। ठीक है। LIGO इंडिया लिखो, इंडिया भी एक प्रोजेक्ट लगा रहा है अपना, एक LIGO इंडिया। क्या कह रहे? नमाज के लिए जाना है, फ्राइडे है क्या? कितने बजे होती है? 1:30 बजे होती है। हाँ जाओ। आज जुमा है, मेरे लिए भी दुआ मांगना। नेक्स्ट, इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स ऑन ऑब्जर्वेटरी नाउन एज LIGO इंडिया। क्या? इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स ऑन वेव ऑब्जर्वेटरी नाउन एज LIGO इंडिया। which will be a part of worldwide network, आपको नहीं जाना नमाज के लिए, यू गर्ल्स? ओके। In this project, India will establish state-of-art observatory in collaboration with LIGO Observatory in US। LIGO Observatory in US। The project is piloted by Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology, DST।
Piloted by Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology. And will be set up in Hingoli district in Maharashtra. And will be set up in Hingoli district in Maharashtra. Hingoli, Hingoli. नेक्स्ट लिखो एंटीमैटर। एंटीमैटर, एंटीमैटर, ANTIMATTER, एंटीमैटर। These are subatomic particles having properties opposite to normal subatomic particles example anti-electrons called as positrons फैट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। कंफर्म कर लेना घर जाके, हो सकता है मैं आपसे अवेयर नहीं होंगे शायद, मैं कह रहा हूँ घर जाके कंफर्म कर लेना, अगर बोलते होंगे तो लिख लेना उसको, ठीक है। पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ठीक है। एंटी मतलब इसका चार्ज क्या होगा, लेकिन बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन की तरह, बस खत्म बात। और जो इस पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीमैटर, ठीक है। Positrons which behave like electrons but have a positive charge. कुछ नहीं है, इसको एज इट इज ही रखो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। छुट्टी मारते हो ना तो फिर क्या करूँगा मैं? सॉरी सर। ऐसे क्या काम होते हैं जो तुम्हें छुट्टी मारते हो? मैंने पिछले साल भी बहुत छुट्टी मारी थी, इस साल भी। पहले तुम घर गए थे फिर पापा को डॉक्टर के पास ले। ओके, इस पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, है ना? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, these were formed through high speed collisions after Big Bang and both matter and antimatter were created in equal amount. ठीक है। मैटर एंड एंटीमैटर, नेक्स्ट पॉइंट, मैटर एंड एंटीमैटर annihilate each other upon interaction। annihilate, खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। annihilate each other upon interaction and produce energy। ठीक है, एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ये बनते कहाँ से हैं? बिग बैंग के बाद, ठीक है।
इसका चार्ज, मैटर का चार्ज वही सेम जो नॉर्मल रहता है, एंटी मैटर का उसके अगेंस्ट रहता है। इन दोनों की इंट्रैक्शन में या तो ये इसको खा जाएगा या ये इसको खा जाएगा, इन दोनों का चार्ज अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों के इस एनिहिलेशन में क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। ठीक है, अभी हमने मैटर एंटी मैटर को कहां स्टडी किया है, इनको खुद बनाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एट सर्न इन यूरोप, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एट सर्न इन यूरोप, सर्न CERN इन यूरोप। ठीक है, बहुत पहले जब आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, दूध पीते थे, तब एक न्यूज़ आई थी कि एक मशीन शुरू होने वाली है जिसके बाद टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, धरती पे गर्मी हो जाएगी। वो एक अफवाह थी, वो मशीन यही थी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसमें इन्होंने एंटी मैटर और मैटर खुद बनाए, उन दोनों का इंट्रैक्शन देखा और जो एनर्जी निकली उसको स्टडी किया। ठीक है, तो उनको पता चला कि यूनिवर्स में भी कुछ एनर्जियां ऐसी क्रिएट हो रही हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। क्लियर? लिखो, CERN इज अ यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CERN is European research organization which operates world's largest particle physics laboratory। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, established in 1954, it has 23 members, and India being an associate member. India is not a full-fledged member, and India being an associate member, Israel is the only non-European country with full membership। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर constructed by CERN and most powerful and largest particle accelerator in world, most powerful and largest particle accelerator in world। accelerator in world, located at a depth of 27 meter, the 27 175 meters, located at a depth of 175 meters, and it consists of a 27-kilometer ring, and it consists of a 27-kilometer ring जागो। हाँ, वन मैंने बोला भी है, आपको जो लगा है वो फिर से सुन लो। कंस्ट्रक्टेड एट डेप्थ ऑफ 175 मीटर्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ 27 किलोमीटर रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स
magnets with a number of accelerating structures to boost the energy of the particles along the way. ठीक है, ब्रेक 10 minutes.